मैप बनाइए इंडिया का। ठीक है, अब यहां से एक नदी गुजर रही है। कौन सी नदी है? इंडस। सिंधु नदी निकल रही है। ओके, इसके पास में से सतलज है ना। काली नदी, तीस्ता, दिहांग, कभी कभी हिंदी में दिहांग भी लिखा मिला होता है इसमें, दिहांग नदी को। इस प्रकार से 5 नदी क्या आ रही है आपकी? हिमालय से नीचे आ रही है। ओके, पहली कौन सी है आपकी? सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। जो दिहांग नदी है वो क्या आपकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, चलिए अब यहाँ पर और आगे देखेंगे हम। जैसे मैं बात करूँ यहाँ सिंधु घाट, सॉरी सिंधु नदी की बात करें, सिंधु कितनी नदी से बनी हुई है? जैसे अपन मेन देखा जाता है 5 रिवर के बारे में सुना होगा सभी ने। कौन कौन सी? वेरी गुड, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। इस प्रकार से 5 नदियों से क्या है? ओके, अब हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? क्षेत्र के आधार पर हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। अब मैं इस वाले एरिया की बात करेंगे हम। समझ पा रहे हैं? तीस्ता नदी और दिहांग नदी, इनके बीच का जो मध्य वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे हम? असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। अब इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 780 किलोमीटर। ओके, हाँ किलोमीटर में तो वर्ग करा जाएगा। पहला आया समझ में असम हिमालय, जो किसके बीच में? क्वेश्चन अगर हमें आ जाए कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले को क्या बोलते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो असम हिमालय। ओके, दूसरे की बात करेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे हम? नेपाल हिमालय। पीछे रेड कलर में दिख रहा है ना सभी को, या फिर कलर चेंज करें इसका? ओके, बता दीजिए कर, है ना। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये है आपका 800 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करें किसकी? सतलज और काली नदी के बीच की, कुमायूं। वेरी गुड, कुमायूं हिमालय, इसका एरिया है आपका 320 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच की, इसको बोलेंगे आप पंजाब हिमालय। पाँच सौ 60 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से हमने क्या किया है? क्षेत्र के आधार पर हिमालय का वितरण पढ़ा, यानी कि वितरण बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। हाँ, कहाँ पर?
गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, जो गंगोत्री से निकलने की बात करेंगे, यहाँ से ओरिजिन होती है और यहाँ पर क्या होती है, वो ड्रेनेज होती है ना, उसको भी समझेंगे अभी, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, हिमालय को जैसे कि 5 पार्ट्स में पढ़ लिया था। वो किसके आधार पर था, भौगोलिक क्षेत्र के आधार, भौगोलिक आधार पर यानी हाइट के आधार पर। जैसे हमने पढ़ा था कि काराकोरम में सबसे ऊंची हाइट है ना, इस प्रकार से पहले हमने अध्ययन कर लिया था। ये सिर्फ ओनली किसको दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है, ओनली क्षेत्र को शो कर रहा है, एरिया को, इस एरिया में कौन सा आपका हिमालय। तो आप बता दोगे ना कि जैसे इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में अगर कौन सा हिमालय, तो बता पाओगे पंजाब हिमालय। अगर सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आपका असम हिमालय। ओके, आज आपका जो हमने 4th ने 5th पार्ट्स में डिवाइड किया था फिजिकल जियोग्राफी को, पहला हिमालय था, दूसरा नॉर्थ इंडियन प्लेन, तीसरा कौन सा था, पेनिनसुला, 4th में कोस्टल एरिया, 5th में था आपका आइलैंड यानी द्वीप। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, वर्ग किलोमीटर, आज किसके बारे में देखेंगे हम, नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में देखेंगे, है ना। क्योंकि जो हिमालय से नीचे कौन सा एरिया आएगा हमारा, प्लेन वाला ही आएगा। अब थोड़ा सा नॉर्मली जान लेते हैं हम, मैदान क्या होते हैं। बता, बड़ा सा प्लेन, और कोई, ओके, माउंटेन्स नहीं बताना आपको, प्लेन बताना है ना। ओके, और कोई, वेरी इजी क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ना। जानते तो है ना सभी कि प्लेन क्या होता है, जो हम बैठे हैं वो क्या है, प्लेन ही है। बताइए, अगर प्लेन नहीं होगा, धरती नहीं होगी, तो जो आज हम कृषि उपज करते हैं वो किस पर होगी, बहुत कम होगी। ये रेयर कंडीशंस की बात कर रहे हो आप, है ना। जो हम देख रहे हैं कृषि वाले एरिया की, तो वो कहाँ पर होती है, हमारे ओनली प्लेन चाहिए उसके लिए, क्योंकि सिंचाई की जरूरत पड़ेगी हमें। आपने भी देखा होगा नॉर्थ स्टेट वाले में जो सिंचाई वगैरह की व्यवस्था वो किस टाइप से करते हैं ना, सभी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग क्या है, सिचुएशन बनी हुई है ना। लेकिन जो अच्छी उपज की बात की जाती है, जो अच्छा खाद्यान्न उत्पन्न होता है, वो कहाँ होता है आपका, प्लेन एरिया चाहिए आपका, है ना। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली अगर वहाँ पर अच्छा प्लेन होगा तो वहाँ पर आपकी कृषि क्या होगी, अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपका पानी का जो संसाधन वो भी क्या होगा, ठीक ठाक होगा। इसलिए और जो मानव जीवन के लिए जो अधिकतर देखा जाता है, कहाँ रहते, पर्वत पहाड़ मैदानों पर या फिर प्लेन पर। सब ये पर्वतों पे क्यों नहीं रहते, क्यों है जो लाइफ डिफिकल्ट, और नहीं, कई सारे ऐसे प्लेन वो है ना आपके, जैसे कि पठारों पे रह सकते हैं। फिर अगर जैसे हम माउंटेन की बात करें, माउंटेन पे नहीं रहा जाता तो पठारों पे भी रह सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर का देखा होगा, प्रेशर का भी देखा होगा। क्योंकि हमें जो मनुष्य की बात की जाती है या फिर किसी भी जीव की बात की जाती है, उसमें ऑक्सीजन की लिए जरूरत पड़ती है हमें, है ना। अगर हमें सही से संतुलित मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, जीना इतना आसान नहीं होगा।
जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे हिमालय माउंटेन पर चढ़ते हैं, है ना। जैसे नेपाल में जो हिमालय, आपने देखा माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं लोग, तो साथ में क्या लेके जाते हैं वो? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं ऑक्सीजन? जैसे जैसे हम क्या जाएंगे, अल्टीट्यूड जाएंगे, यानी ऊपर हाइट के जाएंगे, तो वहां पर क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन कम होती जाएगी ना, और प्रेशर, तो इसलिए वहां पर जीवन क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो प्लेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने कहने से क्या होता है, प्रकृति का नियम है ना। तो इंडियन प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं हमें ना। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन जो बने थे वो कैसे बने, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट वो है हमारा। चलिए बनाइए इंडियन में। यहाँ पर काराकोरम, यहाँ पर कौन सी श्रेणी है आपकी? लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये कौन सा है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट के बाद में मिडिल, शिवालिक, और इस तरीके से पूर्वांचल। इस तरह से हम अध्ययन कर चुके थे इसका, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे सबसे ऊपर कौन सा है आपका, कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय में भी सबसे ऊंची श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कौन सी आपकी? काराकोरम। तो काराकोरम आपने भी देखा होगा, जो ग्लेशियर रहते हैं वो कहाँ रहते हैं अधिकतर? ऊपर वाले एरिया में ग्लेशियरों की बात की जाती है। वो कहाँ है आपके? ऊपर वाले, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में नाम सुना होगा सभी ने, वो कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में, है ना। वो अभी किस पर अधिकार है इसका? किसका अधिकार है सियाचिन ग्लेशियर? ये विवादित होता रहता है ना, बिल्कुल, यानी कि विवादित होता रहता है चाइना और इंडिया के बीच में ना। तो यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं सियाचिन ग्लेशियर के ना। और भी ग्लेशियर बने हुए, जैसे वाल्टोरा की बात करें हम, इस पर बहुत सारे क्या है, इनको बताने के उद्देश्य में समझाऊंगा अभी आपको, है ना। तो यानी कि ऊपर देखा जाता है नॉर्थ में क्या बने हुए, कई सारे हिमनद या ग्लेशियर बने हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, जो कल नदियाँ वगैरह जो बहती है, वो कहाँ से निकलता है उनके लिए पानी? ग्लेशियरों से निकलता है ना। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपकी गंगा नदी है वो कहाँ से निकली है? गंगोत्री से निकली है ना, यानी कि माना कि वो यहाँ से निकली है ना। यहां से लेके कहां जाके गिर रही है वो? बे ऑफ बंगाली खाड़ी में, यानी कि ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की चट्टानें देखी हैं, वही होते हैं। आप देख रहे हैं पीछे मैप सभी को, जैसे इससे के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, है ना। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर माना कि गंगा नदी की क्या हुई है? ओरिजिन हुई है ना, उत्पत्ति। यहाँ पर क्या हो रही है? वो ड्रेन हो रही है। ड्रेन बोले तो खाली हो रही है ना। समझने का प्रयास करना। अभी तो मैंने सिर्फ किस में शो किया है इसको? मैप में शो किया है। अब हम इसको अलग से समझेंगे थोड़ा सा, है ना। क्या किया अभी? जो ऊपर से जो नदी आ रही है, नदी आके फिर वो ऊपर से जैसे आ रही है, फिर आके कहाँ गिर रही है आपकी? या तो इधर गिरेगी आपकी बे ऑफ बंगाल में, या फिर नदियाँ कहाँ जाएंगी? इधर
आपके अरेबियन सी में, है ना। इस प्रकार से हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको देखेंगे, है ना। हाँ, वो लोकेशन नहीं बता रहा मैं, सिर्फ ये शो करवा रहा हूँ, जैसे कोई नदी ऊपर से आती है नीचे, है ना, वो शो नहीं करेंगे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे नदी के वाला टॉपिक होगा ना, रिवर वाला, वो अलग से पढ़ेंगे। उत्तराखंड की गंगोत्री, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा अलग से बना के देखते हैं। यहाँ से नदी क्या हो रही है, ऊपर से उत्पत्ति हो रही है, और नीचे क्या हो रही है, वो ड्रेन हो रही है। ओके, पहली बात करूं मैं, जब नदी किसी ग्लेशियर से उत्पन्न होगी नीचे की ओर आएगी, तो उसको जो गति रहेगी वो कैसी रहेगी, फास्ट रहेगी, तेज रहेगी, है ना। उसे बोलेंगे हम यंग स्टेज। जो प्रथम अवस्था यहाँ से निकलकर जो कहाँ आएगी, आपके नीचे की ओर आएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, यंग स्टेज है। ओके, बीच में जाकर इस टाइप से ये ढलान क्या होगी, वहां पर कम हो गई, तो इसको कौन सी स्टेज बोलेंगे हम, मैच्योर स्टेज। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ओल्ड स्टेज। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। क्या बोल रहे हैं हम, जैसी नदी क्या कर रही है, आपके नॉर्थ से कहाँ आ रही है, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही है, तो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो उसकी गति कैसी होगी, तेज होगी, है ना। तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। हिंदी में बात करें तो हम, सुनी होगी आपने, एक सुना होगा युवा अवस्था, है ना, एक प्रौढ़ अवस्था, एक वृद्ध अवस्था। ओके, अब इनमें से बताइए फुर्ती किस अवस्था में रहती है, यंग में। तो अभी हम क्या है, यंग ही है ना, इसमें तो नहीं आ रहा कोई, ठीक है। तो क्या निकल, अच्छा, कुछ गुण इसके भी है, कुछ गुण इसके भी है ना। ओके ओके, यानी कि इस स्टेज में रहो आप, है ना। लेकिन अपन की कल्पना नहीं करनी, यहाँ पर हमें किसको समझना, रिवर को समझना। ओके, अब जो हम बात करेंगे इसकी, तो जो नदी अपन फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्लोप की बात करूंगा मैं, किसकी बात करेंगे हम, स्लोप। जो ढलान की बात करेंगे वो कैसी है आपकी, हाई। ढाल कैसी है यहाँ पर, माना कि ऊपर ग्लेशियर से नदी निकली है, ऊपर से स्टार्टिंग से कैसी रहेगी आपकी, हाई रहेगी, हाई रहेगी। तो इसकी स्पीड की बात करें हम, स्पीड भी कैसी रहेगी उसकी, हाई रहेगी। अब जब स्पीड हाई रहेगी तो क्या होगा, इरोजनल होगा या डिपोजिशनल होगा, इरोजनल होगा। इरोजनल एजेंट। पहली कंडीशन समझना, यंग स्टेज में जब कोई नदी बहती है तो उसका स्लोप कैसा होता है, स्लोप बोले हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्लोप यानी होता है ढलान, स्पीड यानी गति। इरोजनल एजेंट की बात करें, इसमें कटाव की बात करेंगे, सॉरी, हाँ, इरोजनल यानी कि कटाव होता है। जैसे कि अब इसका जो इरोजनल एजेंट होगा वो कैसे होगा, वर्टिकल होगा या लेटरल होगा, गुड।
यानी कि कैसा होगा इसका इरोजनल एजेंट, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, जब कोई नदी बहती है तो यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाएगी तो यानी कि जो कटाव करेगी वो साइड में ना करती हुई कैसे करेगी, आपकी नीचे गहराई में करेगी, है ना। तो वो क्या बनाती है, आपकी वी आकार की घाटी, वी वैली बनाती है, समझ रहे हैं ना। वी वैली बनाएगी, या फिर जॉर्ज, या फिर हिंदी में बोले तो इसको गार्ज बनाती है। आपने देखा होगा कि जो पास में है आपकी नर्मदा नदी, वो किस वैली में बह रही है, आपकी वी आकार में बह रही है ना। वी का मतलब होता है वो नीचे खाई में बह रही है एक तरीके से, है ना। तो वो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या होता है, अगर इसी प्रकार से हम बात करें जैसे कि कोई हिमालय से कोई नदी आ रही है, ऊपर से गिरेगी, पहले स्पीड कैसी रहेगी उसकी, हाई रहेगी, स्लोप भी कैसा उसका हाई रहेगा, इरोजनल एजेंट होगा वो कैसा होगा आपका वर्टिकल होगा, है ना, नीचे की ओर, है ना। तो इससे जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है, वी वैली या फिर गार्ज टाइप की बनती है। ओके, ये पहली अवस्था की बात हो गई यंग स्टेज में। सेकंड बात करेंगे हम मैच्योर स्टेज में, है ना। तो मैच्योर स्टेज की बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्लोप की बात करेंगे वो कैसा हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि उसका जो स्लोप ढलान की बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। स्पीड भी उसकी कैसी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब मैं हम थर्ड बात कर रहे हैं, इरोजनल एजेंट की बात करेंगे, वो कैसा रहेगा इसका, इसमें दोनों ही होंगे, इरोजनल एजेंट भी होगा इसमें, डिपोजिशनल एजेंट भी होगा। कुछ नीचे भी काटेगी ये और कुछ साइड किनारों से भी काटेगी, है ना। तो इसमें क्या होंगे, थोड़ी गुण इसके भी मिलेंगे इसको। इरोजनल एजेंट और कुछ किसके मिलेंगी, डिपोजिशनल एजेंट के भी मिलेंगे। लेकिन ये कैसे काटेगी, आपकी लेटरल, ये वर्टिकल नहीं करेगी, है ना। वर्टिकल जैसे कि हम नीचे की बात कर रहे हैं ना, इस टाइप से नहीं, ये क्या करेगी, नदी जैसी आएगी तो आपकी किनारों से को काटते हुए आगे बढ़ेगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर जो हम प्रायद्वीप भारत की नदियों की बात करते हैं, तो प्रायद्वीप भारतीय नदी कहाँ जाएंगी आपकी, ये माना कि ये इंडिया के हमने अलग से शो कर रहा है, तो बीच वाले एरिया से हम क्या कर रहे हैं, नदी को गुजार रहे हैं ना। तो आपने देखा होगा अधिकतर वो गहराई कम मिलेगी लेकिन चौड़ी उसकी ज्यादा मिलेगी, चौड़ाई। अब चौड़ाई ज्यादा मिलने के पीछे क्या रीजन है उसका, क्योंकि जो वो कटाव करेगी ना, वो नीचे गहराई में ना करती हुई किनारों में करेगी। और किनारों में क्यों कर रही है, क्योंकि वो ऊपर से नहीं गिर रही है, स्पीड स्लो है उसकी, यानी स्लो पे यानी कि ढाल भी कम है और स्पीड कैसी उसकी वो भी कम है। जबकि फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें स्लोप भी हाई थी और स्पीड भी कैसी थी, हाई थी। ओके, अब हम इसकी बात करेंगे ओल्ड स्टेज की, वृद्ध अवस्था की। अब इसमें तो अपने हथियार डाल ही देती नदी, क्या करती है, अपने हथियार डाल ही देती है। कैसे डालती है कि भाई अब तो हमारी क्या है, वृद्ध अवस्था हो गए, अब हम जैसे हैं स्टेबल आराम आराम से जाएंगे, कोई किसी का प्रेशर नहीं, कोई किसी का दबाव नहीं, अब हम अपनी लाइफ अपने अनुसार जिएंगे, है ना। ऐसा ही होता है वृद्ध अवस्था में। क्या हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है, टेंशन मत करो, एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है ना, ठीक है, लेकिन आप फील कर सकते हो, है ना। अगर इस तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ के जैसे अपने बुजुर्ग भी रहते हैं, वृद्ध आश्रम में भी जा सकते हो, है ना, अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है। क्योंकि हम तो कई बार जब विजिट करने गए ना, तो वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में ये जाते रहते हैं ना, तो घर पे भी है, ऐसे नहीं है, बुजुर्ग सबके होंगे, वहाँ पे फील कर सकते हो। ओके, ओल्ड स्टेज की बात करें हम, तो इसकी जो स्लोप होगी लो, कैसी होगी इसकी ढलान, बिल्कुल लो। स्पीड की भी बात करूं मैं यहाँ पर आपसे, वो क्या होगी, बिल्कुल लो। अगर मैं बात करूं इसका जो इरोजनल एजेंट की या फिर डिपोजिशनल एजेंट की, यहाँ पर इरोजनल बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल इरोजनल नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ डिपोजिशनल होगा, यानी कि सिर्फ जमा भी होगा। क्या होगा यहाँ,
सिर्फ ओनली क्या होगा यहाँ पर, जमाव होगा। किसका जमाव होगा, ओके। तो यानी कि यहाँ पर क्या करेगी, मिट्टी वगैरह ये आके जमा करेगी, ओके। क्योंकि धीरे धीरे जाएगी, ऊपर से लेके आएगी कुछ कचरा, फिर बीच में जाकर इस तरह से जमा करती जाएगी, फिर नीचे जाके और क्या कर देगी, विस्तार रूप से जमा कर देगी। यहाँ तक ये सभी को क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़े। अपर कोर्स, ऊपर वाला क्षेत्र बोलेंगे इसको। इसको कौन सा बोलेंगे हम, मिडिल कोर्स। मध्य वाला, इसे कौन सा बोलेंगे, ठीक। अपर कोर्स की बात करेंगे हम, ऊपर वाले क्षेत्र की। इसमें क्या हो रहा है, इरोजनल एजेंट। अभी तो समझा हमने। ओके, अब मैं बात करूंगा इसमें मिडिल। मिडिल और लो कोर्स की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इरोजनल और डिपोजिशनल। किसमें, लो में नहीं होगा, इसमें डिपोजिशनल ही होगा, है ना। इरोजनल और इसमें दोनों लगी है ना, मिडिल और लो लगी हुई है, इसलिए इसमें दोनों बता रहे हैं अपन, है ना। यहां तक समझ में आया। अब इसकी रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। इरोजनल और डिपोजिशनल की स्थिति के कारण आपका किसका निर्माण होता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन का। जैसे ही कटाव होता है, जमाव होता है, जैसे ही ऊपर से नदियां क्या लाती है अपने साथ, कुछ अवशिष्ट लाती हैं, तो वो क्या करती हैं, लास्ट में आके जमा कर देती हैं। इस कारण से हमारा क्या बना हुआ है आपका, नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक साफ है या फिर सफा है? साफ है ना। ओके, तो यानी कि अब समझ में आया ना, उत्तरी भारत की मैदान की जो उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है, वो कैसे हुआ है। क्योंकि जो नदियां आपकी कहाँ से आ रही हैं, हिमालय से आ रही है, वो अपने साथ क्या ला रही हैं, कई सारा अवसाद लाने के कारण धीरे धीरे आके क्या कर देती हैं, वो जमा कर देती हैं। और जो इरोजनल और आपके डिपोजिशनल की जो कंडीशन होती है, इस कारण से क्या बना है आपका, नॉर्थ इंडियन प्लेन बना है। क्लियर है आता है सभी को? आगे बढ़े। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो सॉइल पार्टिकल, मिट्टी के कणों के आधार पर, एक क्षेत्र के आधार पर, रीजन। सॉइल पार्टिकल
यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेट को डिपोजिशनल और आपका और इरोजनल के आधार पर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रहेगा आपका, सोल पार्टिकल के आधार पर, एक रहेगा आपका क्षेत्र के आधार पर, रीजनल, है ना। ठीक, आपने सुना होगा भावर, सभी ने सुना है। देखो समझते हैं हम इसको। भावर, तराई, एक और रहता है आपका बांगर, और एक क्या रहता है आपका खादर। हिंदी में भी क्या है, भावर, तराई, बांगर, और एक कौन सा रहता है आपका, ओके। सोइल के आधार पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, 4th पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रीजनल के आधार की बात करें हम, क्षेत्र के आधार पर, इसको भी हम 4th पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा है इसमें, यानी कि हाँ राजस्थान वाला, सेकंड पंजाब, 4th गंगा, प्लेन भी लिख सकते हैं ना, मैदान। एक आएगा आपका ब्रह्मपुत्र, देखो जो आपका इरोजनल और डिपोजिशनल हो रहा है ना, उसके आधार पर हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें, सोल पार्टिकल के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4th पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा इसमें, भावर, तराई, खादर और बांगर। इसी प्रकार से हमने रीजनल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, राजस्थान के मैदान, पंजाब मैदान, ब्रह्मपुत्र के और आपके गंगा नदी के मैदान, ओके। अब हम मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये भावर पढ़ा है, तराई पढ़ा है, लेकिन हम इसमें और डीप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें डीप, ओके, जैसे आपकी मर्जी। मुझसे तो फिर भी डायग्राम अच्छे से नहीं बनते, आप तो ठीक ठाक बनाइएगा ना। सभी ऑनेस्टली बनाया ना, बातें नहीं करी बीच में। पहला कौन सा पढ़ा था हमने, भावर, ओके। सेकंड तराई, थर्ड
बांगर, खादर। स्टार टाइप से हमने इसको दर्शाया है ना। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, शो कर दिया मैंने। देखो जो इसमें पार्टिकल दिख रहे हैं ना आपकी फर्स्ट में, वहां वाले में वो कैसे आपके बड़े आकार के, वह सेकंड में जो बात कर रहे हैं तराई वाले में, उसके जो पार्टिकल है वो कैसे आपके छोटे गए। इसके बाद में जो हम बात करें बांगर में, इसमें हमने सिर्फ जो पानी की तरह जो बात करते हैं ना उसको भूमि की बात करें। इसमें इसमें हम किसकी बात करेंगे, लैंड की बात करेंगे, उसको मैंने स्टार से दर्शाया, और इसको जो खादर की बात करेंगे उसको स्टार से दर्शाया। ओके, अब हम थोड़ा सा ऊपर डायग्राम से देखते हैं, पूरा समझाऊंगा ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब नदी ऊपर से नीचे आएगी, ओके, तो अपने साथ क्या बहाकर लाएगी, कंकड़ पत्थर भी लेके आएगी साथ में। अब जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो क्या लाएगा अपने साथ, कंकड़ पत्थर भी बहाकर लाएगा। ओके, तो जब स्टार्ट में कंकड़ पत्थर लाएगा बहाकर, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसका बहाव करेगा स्लोप के अनुसार, है ना। तो धीरे धीरे स्लोप करेगा। तो आप ये बताइए मुझे, जैसे ही वो स्लोप के अनुसार क्या है कंकड़ पत्थर बहेंगे, तो सबसे पहले कौन रुकेंगे, सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर रुक जाएंगे। ऐसा ही होगा, जब हम किसी को फोर्स लगाएंगे तो बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, पहले रुक जाएंगे। फिर उसमें पानी तो चलता रहेगा कंटिन्यू, फिर उसके बाद में धीरे धीरे छोटे वाले रुकेंगे, उसके बाद में जाके आपके क्या रुकेंगे, मिट्टी रुकेगी। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। जब नदी ऊपर से बहागी तो उसमें पहले ऊपर कंकड़ पत्थर मोटे बड़े जो है वो रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे और पानी का स्लोप कम होता जाएगा, ढलान कम होती जाएगी, फिर वहां पर थोड़े कम पत्थर रुकेंगे, मतलब छोटे छोटे टाइप के कंकड़ पत्थर। फिर उसके बाद में मिट्टी लास्ट में जाकर क्या होगी, डिपोजिशनल होगी, जमाव होगी। ओके, यहाँ से हम यही समझना चाह रहे हैं, तभी तो बोले फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब आ जाइए हम पुराने डायग्राम पर, है ना। इसको बोलेंगे न्यू एलुवियल, नई जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी के बारे में सुना होगा, वही मिट्टी है ना। इसको बोलेंगे ओल्ड एलुवियल, पुरानी जलोढ़। ठीक, अब हमने क्या समझा, जैसे नदी ऊपर से आएगी तो पार्टिकल उसके बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे ना, जमते जाएंगे, डिपोजिशनल। तो यही हो रहा है पहली कंडीशन में। सेकंड में क्या हो रहा है, उससे कम। फिर उसके बाद में जो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी भी दो प्रकार की पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एक तो ओल्ड एलुवियल और एक कौन सी आपकी, न्यू एलुवियल। ओके, अब थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि जो बांगर की बात कर रहे हैं, इसमें जो पार्टिकल के साइज है वो कैसे हैं, पार्टिकल साइज की जो मैं बात करूंगा वो कैसे हैं आपके, हाई हैं। हाई बोले तो बड़े हैं ना, उच्च हैं। अगर इसी में पोरोसिटी की बात करें हम, पोरोसिटी, पोरोसिटी इसको हिंदी में बोलते हैं सरंध्रता। सरंध्रता, देखो मैं लिख देता हूं, सरंध्रता। वो भी कैसी होती है इसमें, हाई।
देखो ये समझ में नहीं आ रहा पोरोसिटी वाला, मैं वैसे एग्जांपल से और समझाता हूँ, है ना। जो बीच वाले जो इसमें स्पेस है ना वो कैसा है, इसमें हाई है पोरोसिटी, है ना, सैद्रता बोलते हैं ना इसका। हाँ ठीक है। इसमें क्या है, जो मोटे बड़े बड़े पार्टिकल है उसके बीच में, जैसे अपन यहाँ पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर देंगे, उसके बीच में क्या उसको सटा के रख सकते हैं, फिर भी उसमें क्या बच जाएगी, स्पेस बच जाएगी। जितने बड़े रखेंगे और जितने छोटे रखेंगे उतनी उसमें क्या रहेगी, स्पेस कम रहेगी। तो इस अगर मैं इसी प्रकार से जैसे बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हैं उसमें मैं पानी डालूं तो पानी हमें दिखेगा नहीं, दिखेगा, क्योंकि वो नीचे होकर चला जाएगा ना। बिल्कुल, है ना। ये सैद्रता हो गई। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की बात करूं मैं यहां पर, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो कैसी होगी इसकी, लो, यानी कि पानी रोकने की जो क्षमता की बात कर रहे हैं हम, तो भावर वाले इलाके में क्या होगी आपकी, कम होगी, स्लोप होगी, है ना, स्लो होगी, है ना। वही जस्ट इसका यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिट हो जाएगा। तराई वाले एरिया की बात करें हम, पार्टिकल साइज इसके कैसे हैं, स्मॉल होंगे। पोरोसिटी की बात करें वो कैसे होंगे, लो। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की मैं बात करूं तो ये कैसे होगी, हाई। किसकी तुलना में हाई होगी, आपकी भावर वाले की, मैं ना, भावर वाले की अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो तराई वाला है ना, तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगी आपकी, हाई होगी। यानी पानी रोकने की क्षमता भावर की तुलना में तराई की अधिक होगी। आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे सरस्वती के नाम, सरस्वती नदी का नाम सुना होगा आपने, है ना। कहाँ से निकली है ये, पंजाब हरियाणा का एक जिला है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो हरियाणा के जिले से निकली है, वहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से ऐसा है ना, और बीच में जाकर वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और यहाँ जाके हमें देखने को मिलती है। अब बोलते हैं कि ये इतनी पवित्र नदी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, छूने से क्या हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। गंगा से भी ज्यादा क्या है, ये पवित्र है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके पीछे अगर देखा जाए, मेन रीजन देखा जाए तो वो क्या होगा, भावर और तराई वाला, क्योंकि इसमें नदी जब नीचे से जाएगी तो हमें दिखाई नहीं देती है, और तराई वाले एरिया में क्या हमें बाहर दिखाई देती है। दोनों क्लियर हुए सभी को। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वांगर वाली भूमि के ना। हाँ आज भी तो। अब किसकी बात करेंगे हम, वांगर भूमि की और खादर भूमि की बात करेंगे। अब वांगर भूमि क्या होती है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इसको, है ना। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, मई और जून, ये कोई नदी है, मई जून की कंडीशन है ये, है ना। आपने देखा होगा मई और जून गर्मियों के टाइम पर क्या होती है, नदी सूख जाती है। और हम किस नदी की बात करें यहाँ पर, प्रायद्वीपी नदी की बात करें, जो ऊपर से नदी आते हैं तो उन्हीं की बात करें, क्योंकि ग्लेशियर वाली नदी तो दिन भर क्या, दिन रात दोनों चलते हैं ना, ऐसा नहीं है दिन में अलग हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यू वो तो पानी भाप करती रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मई जून जैसे गर्मियों के टाइम पर जैसे कि बरसात नहीं होती है, उस समय पर नदी क्या होती है, सूख जाती है ना। कई देखा होगा अपने बड़ी नदियों में जाकर देखना, जैसे अगर बरसात की बात करें तो उसके दोनों किनारों तक क्या होता है, उसमें वाटर होता है, लेकिन जैसे ही गर्मियों के समय देखा जाता है बरसात नहीं होती है और उसके किनारे सूख जाते हैं और बीच में कुछ ही मात्रा में उसमें पानी रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी ये कंडीशंस हो रही है। अब हम बात करेंगे जैसे कि जून जुलाई की बात कर ले, किसकी बात कर ले हम, जून जुलाई की बात कर ले। बरसात होती है अच्छे से, सभी जगह होती है आई थिंक,
ओके, तब ये नदी का जलस्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नदी का जलस्तर बढ़ेगा, और जैसे ही जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो क्या आता है इसमें मिट्टी वगैरह थी वो भी अपने साथ लेके आएगी, लाएगी या नहीं लाएगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी लेके आई है, अभी हमने पढ़ा था न्यू एलुवियल, नई जलोढ़ के बारे में पढ़ा था। नई जलोढ़ को हमने क्या कहा था, खादर, क्या बोला था हमने, खादर। ये खादर कब बने, जब नदी आई, नदी में बरसात के समय पर जलस्तर बढ़ा, जलस्तर से जब कि किनारे पर जाकर उसने क्या किया, मिट्टी का जवाब किया होगा। भाई ऊपर से आ रही नदी, पानी जैसे देखा होगा बरसात के टाइम पर नदी का पानी का कलर ही चेंज हो जाता है, होता है या नहीं होता है, क्योंकि कई सारे कटाव के कारण उसमें मिट्टी वगैरह आती है ना, तो इसलिए उसका कलर भी चेंज हो जाता है। वो क्या करती है, फिर किनारों पर जाकर उस मिट्टी को जमाव कर देती है। तो यानी कि जो न्यू एलुवियल की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ खादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस भूमि को खादर बोलेंगे। ओके, और जो खादर भूमि होती है वो कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है ये, कृषि के लिए ओके। अब दूसरा पढ़ेंगे हम बांगर। किसकी बात करेंगे हम, बांगर। अब ये बताइए, जो नदी आई थी अपने साथ मिट्टी लेके आई थी, जमा कर दिया, अब फिर से पुनः वही कंडीशन बनेगी, 5 से 6 महीने बाद नदी वापस सूखेगी। अब बताइए, जब वापस सूखेगी तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाएगी, नहीं ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। क्या होगा, समझना, कंडीशंस कुछ नहीं है, गहराई में अध्ययन नहीं करना, अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो वो किनारों पर मिट्टी जमा कर देगी। ओके, जब बरसात कम होगी, उसका पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो वो नदी सूखती जाएगी। जैसी नदी सूखेगी तो वो अपने जैसे बीच वाली अवस्था में जाएगी, तो उस समय अपने साथ मिट्टी बहाकर नहीं ले जाएगी। जो मिट्टी उसने किनारों पर लेकर छोड़ी थी उसको वो पुनः वापस नहीं ले जाएगी, वो मिट्टी वहां पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। जब भी तभी देखा होगा आपने कि नदियों के किनारों पर हर साल जो फसल उगाई जाती है वो अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि हर बार नदी का जलस्तर बढ़ता है, जलस्तर बढ़ेगा तो नई मिट्टी आएगी, और नई मिट्टी आएगी तो अपन को पता है कि उसमें जो कृषि की उपजाऊ है वो कैसी होगी, ठीक होगी। क्लियर हुआ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खादर वाला। अब बात करते हैं हम बांगर भूमि की। बांगर भूमि क्या होती है, जैसी नदी क्या जाएगी, वापस जाएगी, तो 2 से 3 साल बाद इसकी भी तो कैपेसिटी घटेगी। जैसे माना कि यहाँ तक उसने मिट्टी का गर्मियों के टाइम पर सूख गई, तो ये मिट्टी जो बचेगी ना, तो इसमें जो तूफान से मान सकते हो, किसी भी अन्य कंडीशन से इस मिट्टी को मतलब उड़ाकर इधर पास वाले एरिया में क्या कर देगी, उसको जमा कर देगी, है ना। और जो पास वाले एरिया में स्टार्टिंग में तो ये क्या रहेगी, उपजाऊ रहेगी, लेकिन 2-3 साल बाद यही भूमि मिट्टी क्या बन जाएगी, आपकी बांगर बन जाएगी। ये वाली मिट्टी ही क्या बन जाएगी, आपकी बांगर बन जाएगी। क्लियर हुआ आपको ये खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। खादर मिट्टी ही 2-3 ईयर बाद क्या हो जाती है, बांगर में कन्वर्ट हो जाती है। आपने सुना होगा कि बांगर भूमि में कृषि कम उपजाऊ होती है, सुना होगा ना। बांगर जैसे ये तो हो गया अपने ज्योग्राफी भाषा में, तो अपन जैसे देसी भाषा में बोले, अगर रूरल एरिया में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बंजर भूमि। सुना होगा सभी लोगों ने कि ये तो कई दिनों से क्या है, बंजर भूमि पड़ी है, इसमें तो कोई फसल नहीं होती है। तो वो बंजर कौन सी है, बांगर को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बांगर को ही बोलते हैं। तब उसमें खाद वगैरह जो भी डाला जाता है उसके बाद में फिर उसमें अच्छी उपजाऊ होती है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको। ओके, खादर, बांगर, तराई और भावर वाला, भावर और तराई है ना। भावर और तराई में कुछ नहीं है, उस एरिया को बोलते हैं, जैसे कि ऊपर से नदी आई, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आएगी, तो पहले सबसे पहले क्या जमा होंगे उसमें, मोटे मोटे, है ना, यानी कि बड़े बड़े क्या होंगे, कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे, उसके बाद में छोटे हो जाएंगे, उसके बाद में भूमि होगी, है ना। तो जो स्टार्टिंग में जमा हो रहे हैं इस टाइप से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, भावर बोल रहे हैं। फिर उससे कम साइज के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं ना, उसे क्या बोलेंगे हम,
तराई बोलेंगे, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी आपको समझा दिया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस? अब ये किसके आधार पर बांट लिया हमने? सॉइल के आधार पर, है ना। अब हमें किसके आधार पर पढ़ना होगा? क्षेत्र के आधार पर, है ना। क्षेत्र किसका? देखो बिना वर्षा के तो आपकी कृषि हो ही नहीं सकती। उपजाऊ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। विदाउट वर्षा के तो कोई जगह पॉसिबल ही नहीं है ना कृषि करना, लेकिन ये है कि उसकी तुलना में वहां पर कम उपजाऊ होगी, है ना, ये जरूर। ठीक है, जो अब यहाँ पर किसके आधार पर लिया हमने? पार्टिकल के आधार पर पढ़ लिया।